कहानी दूसरी आवाज। रवि एक साधारण व्यक्ति था जो मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी नौकरी एक निजी कंपनी में थी और उसका जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण था। लेकिन उसकी जिंदगी में तब बदलाव आया जब उसे एक अजीब अनुभव होने लगा। एक ऐसी आवाज जो केवल उसे सुनाई देती थी। रवि को इस आवाज ने न केवल परेशान किया बल्कि धीरे धीरे उसकी मानसिक शांति को भी छीन लिया। आवाज कहती थी, मैं तुम्हें देख रही हूँ रवि, मुझे ढूंढो या सब खत्म हो जाएगा। रवि ने पहली बार इस आवाज को तब सुना जब वह ऑफिस से लौट रहा था। रात के करीब 10 बजे थे और वह अपने फ्लैट के पास वाली गली में था। अचानक उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने फ्लैट में चला गया। लेकिन जब वह सोने की कोशिश कर रहा था तो वह आवाज फिर से गूंजी, रवि, मेरी बात सुनो, मुझे ढूंढो। अगली सुबह रवि ने इसे एक सपना समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन दिन भर वह आने सहज रहा। ऑफिस में भी वह बार बार अपने पीछे देखने लगा, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। शाम को जब वह घर पहुंचा और आराम करने की कोशिश कर रहा था, वही आवाज फिर से आई। इस बार वह और भी स्पष्ट थी, रवि, मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। रवि ने इस आवाज के बारे में अपने दोस्त अर्जुन को बताया। अर्जुन ने इसे मजाक में लिया और कहा, शायद तुम ज्यादा काम कर रहे हो, थोड़ी छुट्टी लो और कहीं घूमने जाओ। लेकिन रवि जानता था कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। रात होते ही उस आवाज ने फिर से उसे तंग किया। इस बार वह और गहरी और गंभीर थी। धीरे धीरे रवि को समझ आया कि यह आवाज उसकी जिंदगी के किसी भूले हुए हिस्से से जुड़ी है। उसे अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगीं, जब उसने एक पुरानी हवेली में एक महिला की परछाई देखी थी। क्या वह महिला उसी की मदद मांग रही थी या यह कुछ और था? एक रवि उस आवाज का पीछा करता है और उसकी जड़ें अपने बचपन से जुड़े से जुड़ी पाता है। दो, वह एक रहस्यमयी पुस्तक पाता है जिसमें एक अधूरी कहानी लिखी होती है। तीन, आवाज उसे उन लोगों की ओर ले जाती है जो एक पुराने अपराध में शामिल थे। चार, अंत में रवि को अपने डर का सामना करना पड़ता है और सच्चाई का पर्दाफाश करना पड़ता है। रवि मुंबई के भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वह एक निजी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खुश था। उसके दिन ऑफिस के काम और शामें टीवी देखते हुए बीतते थे। उस दिन जब वह ऑफिस से वापस आ रहा था तो समय रात के लगभग 10 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां कम हो चुकी थीं और रवि अपने घर की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। अचानक उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह सुनसान थी। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और फिर आगे बढ़ गया। घर पहुंचने के बाद उसने चाय बनाई और टीवी चलाकर सोफे पर बैठ गया। जैसे ही वह आराम करने की कोशिश कर रहा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की थी जो धीरे धीरे बोल रही थी, रवि। रवि चौंक कर उठ बैठा। उसने टीवी बंद कर दिया और चारों ओर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। वह खुद को समझाने लगा, शायद दिन भर की थकान की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो वही आवाज फिर से आई। इस बार वह और स्पष्ट थी, रवि, मेरी बात सुनो, मुझे ढूंढो। रवि हड़बड़ाकर उठ गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। यह कोई सपना नहीं था। सुबह होते ही रवि ने इस घटना को भुलाने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह सिर्फ थकान का असर था। ऑफिस में भी उसने खुद को काम में व्यस्त रखा, लेकिन उस आवाज का ख्याल उसे परेशान करता रहा। शाम को जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसे फिर वही महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। घर पहुंचने के बाद उसने खिड़की से बाहर झांका। उसकी गली में हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे लगा कि कोई उसके फ्लैट की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। दरवाजे के पास जाकर उसने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस पलटा, वही आवाज फिर से सुनाई दी, रवि, मैं तुम्हारे करीब हूं, तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। अब रवि के लिए यह सहन करना मुश्किल हो गया। उसने सोचा कि शायद उसे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगले दिन रवि अपने दोस्त अर्जुन से मिला। अर्जुन उसका कॉलेज का दोस्त था और अब मुंबई में ही एक बड़ी कंपनी में काम करता था। रवि ने अर्जुन को पूरी बात बताई। अर्जुन ने उसकी बात पर पहले हंसी उड़ाई। यार, ये तो तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए।
कहीं घूमने चलो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रवि जानता था कि यह मामला इतना आसान नहीं था। उसने अर्जुन से कहा, यह सिर्फ आवाज नहीं है। मुझे लगता है कि यह किसी चीज का संकेत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अर्जुन ने सलाह दी, तुम थोड़े समय के लिए अपने परिवार के पास चले जाओ। शायद माहौल बदलने से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए। रवि ने इसे एक अच्छा सुझाव समझा। उसने अगले हफ्ते अपनी छुट्टी की योजना बनाई। जब रवि अपने परिवार के गांव पहुंचा तो वहां का शांत वातावरण उसे सुकून देने लगा। लेकिन उसकी माँ ने जब उसे देखा तो कहा, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी थकान लग रही है। सब ठीक तो है? रवि ने माँ को कुछ नहीं बताया, लेकिन गांव में रहकर उसे अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद आने लगीं। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसने गांव के पुराने मंदिर के पास कुछ अजीब अनुभव किया था। एक दिन जब वह क्या वाकई अपने बचपन के दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने एक महिला की परछाई देखी थी जो मंदिर की दीवार के पीछे चली गई थी। उसने इस बारे में अपने पिता को बताया था, लेकिन उन्होंने इसे इसे उसकी कल्पना कहकर टाल दिया था। रवि को लगने लगा कि उसकी हालिया परेशानी का संबंध शायद उसके बचपन की उस घटना से हो सकता है। गांव के शांत वातावरण में कुछ दिन बिताने के बाद रवि ने ठान लिया कि वह उस पुराने मंदिर में फिर से जाएगा जहां उसने बचपन में वह महिला की परछाई देखी थी। मंदिर अब जर्जर हो चुका था और वहां लोग कम ही जाते थे। सुबह के समय रवि मंदिर पहुंचा। मंदिर के चारों ओर घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। जब उसने मंदिर का मुख्य द्वार खोला तो वहां धूल और जाले फैले हुए थे। दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने हुए थे जो अब धुंधले पड़ चुके थे। मंदिर के एक कोने में उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी जिसके पास एक टूटी हुई मिट्टी की मटकी पड़ी थी। जब रवि ने मटकी के पास ध्यान से देखा तो उसे वहां कुछ कागज के टुकड़े मिले। कागज के टुकड़ों पर कुछ अजीब तरह की लिपि में लिखा हुआ था। यह भाषा रवि के लिए नई अजनबी थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि इन कागजों का संबंध उसकी सुनी हुई आवाज़ से हो सकता है। जैसे ही रवि कागजों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ और तेज और स्पष्ट थी। रवि, इसे मत छोड़ो, इसे समझो और मुझे ढूंढो। रवि डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। उसने कागजों को संभालकर अपनी जेब में रखा और जल्दी से मंदिर से बाहर निकल गया। रवि उस रात कागजों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने इंटरनेट पर भी खोज की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने कहा, यह शायद पाली या प्राचीन संस्कृत हो सकती है। ऐसी लिपियां मंदिर के पुराने ग्रंथों में मिलती थीं। बुजुर्ग की सलाह पर रवि गांव के पुस्तकालय में गया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें प्राचीन लिपियों के अनुवाद और उनके अर्थ दिए गए थे। किताब के सहारे रवि ने उन कागजों का अनुवाद करना शुरू किया। उसने पाया कि कागजों पर लिखा था, उसने जो देखा वह अधूरा सच था। उसका अंत यहीं होगा जहां उसकी शुरुआत हुई थी। रवि हैरान रह गया। यह किसकी बात हो रही थी? क्या यह महिला की आवाज उसी सच से जुड़ी थी? रवि अब हर दिन उस आवाज को सुनने लगा। आवाज उसे नई नई जगहों की ओर निर्देशित करती। कभी वह उसे गांव की नदी के पास बुलाती, तो कभी जंगल के बीचों बीच। एक दिन जब रवि जंगल में एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां एक छोटा सा ताबूत मिला। ताबूत को खोलने पर उसे एक पुरानी फोटो मिली। फोटो में एक महिला और एक बच्चा था। महिला का चेहरा बेहद जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन रवि उसे पहचान नहीं पा रहा था। फोटो के पीछे लिखा था, मुझे बचाओ रवि। अब रवि के लिए यह स्पष्ट हो गया था कि यह आवाज किसी आत्मा की थी जो उसे उसकी मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए कह रही थी। फोटो और पीछे लिखे संदेश ने रवि को पूरी तरह विचलित कर दिया। उस महिला का चेहरा उसकी स्मृतियों को कुरेदने लगा। यह चेहरा उसे बेहद जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह इसे ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। रवि ने फोटो लेकर अपनी माँ को दिखाया। जैसे ही माँ ने वह फोटो देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फोटो को तुरंत पलटकर रख दिया और कहा, रवि, इस तस्वीर से दूर रहो, यह हमारा मामला नहीं है। रवि हैरान रह गया। उसने माँ से पूछा, आप इस महिला को जानती हैं? ये कौन है? माँ ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर डर और तनाव साफ झलक रहा था, लेकिन रवि के बार बार पूछने पर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये तुम्हारे पिता के अतीत से जुड़ी बात है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। रवि का मन अब और बेचैन हो गया। वह जानता था कि इस रहस्य का समाधान उसकी ही जिम्मेदारी है। अध्याय 9।
झोपड़ी का रहस्य। रवि ने ठान लिया कि वह झोपड़ी में दोबारा जाएगा और वहां हर कोने की तलाश करेगा। अगले दिन वह दिन के समय उसी जगह पहुंचा। झोपड़ी अंदर से सड़ी गली थी। फर्श पर लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसने हर कोने में झांका, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी के पिछले हिस्से में देखा, वहां एक छोटा सा तहखाना था। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से रवि ने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो उसे एक धातु का संदूक दिखाई दिया। संदूक खोलने पर उसे एक डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सत्या का अंत अधूरा है, जो इसे समझेगा वही इसे पूरा करेगा। डायरी के अंदर कई पन्नों पर अजीब अजीब बातें लिखी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने डर और गुस्से को यहाँ उकेरा हो। डायरी पढ़ने पर रवि को पता चला कि वह महिला जिसका फोटो उसने देखा था, उसका नाम सत्या था। वह इस गांव की एक विधवा थी जिसे समाज ने अंधविश्वास के नाम पर तिरस्कृत किया था। सत्या ने डायरी में लिखा था कि उसका बेटा भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया और कहा कि वह अपने बेटे को खुद खा गई है। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझो कि मैं निर्दोष हूँ। मेरा सच इस गांव के मंदिर के नीचे दबा है। मुझे न्याय चाहिए। रवि को अब समझ आ गया था कि उसे मंदिर की और गहराई से छानबीन करनी होगी। अगले दिन रवि मंदिर पहुंचा। इस बार उसने खुदाई के लिए कुछ औजार भी साथ लाए। उसने मंदिर के अंदर की जमीन को ध्यान से देखा। उसे फर्श के एक कोने में हल्की दरार दिखाई दी। जब उसने उस जगह को खोदना शुरू किया तो उसे वहां एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजे को खोलने पर सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। रवि ने टॉर्च जलाकर नीचे जाने का फैसला किया। नीचे का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून के निशान थे और जगह जगह हड्डियां बिखरी हुई थीं। एक कोने में उसे एक और संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसे कुछ गहने और एक लाल रंग की किताब मिली। किताब पर लिखा था, यह वह सबूत है जो सत्या को निर्दोष साबित करेगा। रवि ने वह किताब उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम लिखे थे, जिन्होंने सत्या के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। इन लोगों ने सत्या को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां फैलाईं और उसके बेटे को मार डाला। यह सब इसलिए किया गया था क्योंकि सत्या के पति ने मरने से पहले कुछ बेशकीमती जमीन सत्या के नाम कर दी थी। रवि ने इस किताब और डायरी को लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। उसने सबूत दिखाए और सत्या की कहानी सबके सामने रखी। गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला तो वे शर्मिंदा हुए। उन्होंने मंदिर में एक प्रार्थना सभा रखकर सत्या और उसके बेटे की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। रवि ने जैसे ही यह सब किया, उसे महसूस हुआ कि वह आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। उसने रात को सपने में सत्या को मुस्कुराते हुए देखा। वह कह रही थी, धन्यवाद रवि, तुमने मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि खुद को भी उस डर और रहस्य से आजाद किया।